धीरे धीरे चलता हुआ किचन में पहुंचा और फिर उसने तपेली को नल के नीचे रख दिया। जब तपेली में पानी पड़ रहा था तब आदित्य के चेहरे पर एक स्माइल थी, क्योंकि मृणाली ने उसे थैंक यू बोला था। उसका मन बहुत कंफ्यूज था कि कभी वो मृणाली को दुख देता था और कभी उसे दुनिया की सबसे सुखी औरत बनाने की कोशिश करता था। इस कंफ्यूजन में उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने सोचा कि वो अभी ऊपर जाएगा और मृणाली से कल रात के लिए, परसों रात के लिए और हर उस चीज के लिए जो उसने पिछले 1 साल में की है उसके लिए सॉरी बोलेगा। तपेली में पानी भरा गया था। आदित्य ने जब फ्रिज खोला तो उसमें बर्फ नहीं थी, इसीलिए उसने अपनी शक्तियों का यूज करके पानी में एक ऐसी फूंक मारी कि 1 ही सेकंड में वो पूरा ठंडा हो गया और आदित्य उस ठंडे पानी को मृणाली के कमरे तक ले गया। आदित्य ने कमरे के बाहर खड़े होकर देखा कि मृणाली बेड पर लेटी थी और खिड़की के बाहर देख रही थी। आदित्य उसे ही देखता हुआ अंदर घुसा और उसने तपेली टेबल पर रख दी। मृणाली का ध्यान टूटा और उसने आदित्य की तरफ देखा, जिसने पट्टी को पानी में डाला और उसे निचोड़कर मृणाली के सिर पर रख दिया और कहा, इससे बुखार जल्दी उतर जाएगा। आदित्य के कहते ही मृणाली ने एक स्माइल की और वो आदित्य की ओर देखने लगी और 1 सेकंड आदित्य को वैसे ही देखा और फिर कहा, आदित्य, मैं एक बात पूछूं? आदित्य का ध्यान टूटा और उसने मृणाली की आंखों में देखा और कहा, हाँ मृणाली, बिल्कुल पूछो। आदित्य, मैं पिछले 2-3 दिन से देख रही हूँ कि तुम्हारे बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज आ गया है। ऐसा नहीं है कि शादी के 1 साल में कभी भी मेरी तबीयत खराब नहीं हुई, लेकिन आज तक तुमने कभी उस चीज का ध्यान नहीं रखा। जब भी मेरी तबीयत खराब हुई तुमने मुझे इग्नोर किया है और फिर इस बात पर मुझसे लड़ाई और मारपीट की है कि मैंने तुम्हें खाना क्यों नहीं दिया। लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ सा लगता है आदित्य, मृणाली ने उसी हल्की नशीली आवाज में कहा। आदित्य समझ गया कि काढ़े का असर अभी मृणाली को चढ़ा हुआ था और आवाज से समझ आ रहा था कि उसे थोड़ा नशा भी चढ़ा हुआ है। आदित्य मृणाली की बात सुनकर उसकी आंखों में देख रहा था कि तभी मृणाली ने आगे कहा, तुम तो ऐसे कभी नहीं थे। हर दिन मुझसे मारपीट करना और एक बार भी मुझे मारने से पहले नहीं सोचना तो तुम्हारी आदत थी। लेकिन कल रात तुमने अपना हाथ रोक लिया था और मुझे पता है कि तुमने अपना हाथ रोका था क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। आदित्य, तुम इतने बदल क्यों गए हो? क्या तुम वही आदित्य हो जिसे मैं जानती हूँ या फिर कोई और हो जो आदित्य की जगह लेकर बैठा है? जब मृणाली की बात सुनकर आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने अपना चेहरा फेर लिया और वो खिड़की के बाहर देखने लगी। 1 सेकंड वैसे ही देखने के बाद उसने आगे कहा, तुम्हें पता है आदित्य, जब से मैं इस कमरे में पहली बार रहने आई हूँ तब से ये सामने वाला पेड़ मेरे दोस्त जैसा बन गया है। रोज मैं इससे बातचीत करती हूँ और इसकी एक एक पत्ती को गिरती हुई देखती हूँ। हर दिन एक पत्ती गिरती है और वो मुझे बताती है कि एक और दिन बीत चुका है। मैं रोते रोते न जाने कितनी ही बार इस पेड़ से बोल चुकी हूँ कि वो अपनी पत्तियां गिराना बंद करे और मुझे बताए कि ये कब खत्म होगा, लेकिन ये पेड़ कभी मेरी बात नहीं सुनता और कभी रुकता ही नहीं है। इस पेड़ की एक बात है कि अगर एक पत्ती गिरती है तो उसकी जगह पर दूसरी आ जाती है। जैसे कि वो मुझे बोल रही हो कि अगर मैं एक दिन मार खाऊंगी तो मुझे दूसरे दिन फिर मार खाना पड़ेगा। और जब मैं इससे पूछती हूँ कि ये सिलसिला कब खत्म होगा तो ये मुझसे कहता है कि जब तक ये पेड़ गिर नहीं जाता तब तक पत्तियां गिरती रहेंगी और आती रहेंगी और जब तक मैं तुमसे दूर नहीं चली जाती या मर नहीं जाती मैं तब तक मार खाती रहूंगी। लेकिन कल रात मैंने इसे वो सब बताया कि 2 दिन से तुम मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, कि 2 दिन से तुमने मुझे हाथ नहीं लगाया। और तुम मानोगे नहीं आदित्य कि उन्हीं 2 दिनों में से इस पेड़ की एक भी पत्ती नहीं गिरी है। जैसे ये पेड़ शांत हो गया है और इसके मन में जो भी आज तक चल रहा था उसने उन पत्तियों को एक साथ बांध कर रख लिया है और वो कभी उसे नहीं जाने देगी। लेकिन इसे और मुझे दोनों को पता है कि मौसम और जज्बात बदलने में देर नहीं लगती है। क्या पता कब तुम्हें लगे कि तुम मुझे मारना चाहते हो, फिर तुम मुझ पर हाथ उठाओ और क्या पता कब मौसम बदल जाए और इतनी जोर की हवा चले कि इस पेड़ की सारी पत्तियां बिखर जाए और ये पेड़ यहाँ पर बेजान खड़ा रह जाए। फिर तो हमें इसे काटना ही पड़ेगा ना आदित्य।
अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, जिसे देखकर मनाली ने फिर अपनी गर्दन पेड़ की तरफ कर ली और कहा, देखा आदित्य, तुम भी यही सोचते हो कि हमें इस पेड़ को काट देना चाहिए, लेकिन तुम्हें ये ध्यान नहीं आया कि अगर पेड़ बेजान खड़ा है तो हमें उसमें पानी देकर उसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। क्या पता उसके अंदर इतनी ताकत अभी भी बची हो कि वो वापस से उन पत्तियों को उगा पाए, लेकिन उसे बेजान देखकर तो हमें यही लगता है ना कि शायद वो अंदर से मर चुका होगा, और उस बेजानपन से उसे फ्री करने के लिए हम उसे मार देते हैं। मैं अभी मरी नहीं हूं आदित्य, लेकिन मुझे हर दिन लगता है कि शायद अब मेरा आखिरी दिन आने वाला है। तुम्हें एक बात बताऊं, जिस दिन अनुराग ने मुझे छुआ था उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था, और बहुत दिनों तक बुरा लगता गया। खुद से बहुत घिन आने लगी थी, लेकिन मैं ऐसे नहीं जी सकती थी। अगर मैं अंदर से उस दिन से मर जाती तो सब मुझे मार डालते, लेकिन मैंने जीने का फैसला कर लिया था, और शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसी फैसले के बाद मेरी शादी तुमसे करा दी गई थी आदित्य। मैं आज भी सोचती हूँ कि तुमसे शादी करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। तुमसे शादी करना एक तरीके से मेरा बहाना था ताकि मैं अनुराग से दूर रह पाऊं। तुम एक रास्ते के जैसे थे जिस पर चलकर मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो रास्ता इतना कांटों से भरा हुआ होगा कि मेरे पांवों से हर कदम खून निकलेगा और वो चलते चलते थक जाएंगे। मनाली एक सेकंड चुप हुई और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने सिसकती हुई आवाज में कहा, मैं बहुत थक गई हूं आदित्य, अब मैं ऐसे और नहीं जी सकती, मुझे फ्री कर दो, अब सहा नहीं जाता, ना तो तुम्हारा दर्द और ना ही ये जिंदगी जो मैं तुम्हारे साथ जी रही हूं। मनाली अब थोड़ी और तेज रोने लग गई। आदित्य ने जब उसे देखा तो उसके अंदर उथल पुथल मच गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मनाली भी इतनी सारी बातें सोचती होगी और अपने आप को मारने के बारे में किसी से भी कहती होगी। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसे पता था कि मनाली ये सारी बातें उस काढ़े के नशे में बोल रही है, और नशा उतरने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। उसने गहरी सांस ली और फिर मनाली से कहा, तुम चिंता मत करो मनाली, जिस बाग में ये पेड़ लगा है उस बाग के माली को पता है कि उस पेड़ का ध्यान कैसे रखना है। उस माली ने कष्ट सहे भी बहुत हैं और बहुत कष्ट दिए भी हैं, इसलिए उसे हर उस कष्ट की कीमत पता है जो पेड़ अपने ऊपर भोगता है। लेकिन उन सभी कष्टों के बावजूद माली को पता है कि सबसे बड़ा कष्ट ये है कि उसे उस आदमी से बदला लेना है जिसने उसकी जिंदगी के हसीन बाग को उजाड़ कर रख दिया, और इस बार वो उस कष्ट को जड़ से उखाड़ कर रख देगा। मुझे पता है तुम्हें कोई भी बात ध्यान नहीं रहेगी, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं मनाली की किसी भी चीज की चिंता मत करना। मैं 10,000 साल के बाद वापस आया हूं, और अब मैं तुम पर कभी कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। फिर चाहे इस बार मैं तुमसे पहले ही मर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं ये वादा देविका से भी कर चुका हूं और आज तुम्हारे सामने भी बोलता हूं, तुम पर अगर कोई दुख आएगा तो उस दिन मैं मर चुका हूंगा। अब तुम सो जाओ, तुम्हारे सोने का टाइम हो गया। मनाली अभी भी रो रही थी और उसने आदित्य की एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया था। आदित्य ने फिर अपना हाथ बढ़ाकर मनाली के सिर पर रखा और फिर आंख बंद करके अपनी सांस के नीचे कुछ बड़बड़ाया, और इतने में मनाली ने रोना बंद किया और वो गहरी नींद में चली गई। मनाली के सोने के बाद भी आदित्य वहीं बैठा रहा, और अब वो उस पेड़ को देखने लगा। असमंजस का पहाड़ उसके सिर पर और जोर से टूट पड़ा कि वो क्या कर रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था, और उसने सोचा कि वो इन सब के बीच में कैसे सरवाइव करेगा। लेकिन फिर उसके मन में आया कि किस्मत उसके साथ है। वो किस्मत ही थी जो उसे साधु महाराज से मिला पाई थी और एक ऐसी दुनिया में भेज पाई थी जहां के बारे में उसे पता भी नहीं था। वो किस्मत ही थी जिसने आदित्य का साथ दिया और उसने 10,000 साल के अंतराल में ही इतनी सारी शक्तियों को सीख लिया था।
के लिए और अपना बदला लेने के लिए वो वापस आ गया था। इस बात को सोचकर उसे अपने आप पर प्राउड फील हुआ और वो बस बैठा बैठा उस पेड़ को देखता रहा। कमरे में बैठे बैठे आदित्य को लगा कि टाइम बहुत जल्दी बीतने लग गया है। वो समय समय पर मनाली की पट्टी चेंज करने लगा और धीरे धीरे करके बुखार न के बराबर हो गया था। शाम को जब मनाली की नींद खुली तब आदित्य डिनर बना रहा था। मनाली अपने बेड पर से उठी और धीरे धीरे चलते हुए किचन की तरफ चली गई, जहां पर आदित्य उसके लिए खिचड़ी बना रहा था। वो एक कोने में खड़े होकर आदित्य को देखकर स्माइल कर रही थी कि तभी आदित्य की नजर उस पर पड़ी और वो जैसे भड़क गया। वो मनाली की ओर चिल्लाया कि वो नीचे क्यों आ गई, लेकिन मनाली की भोली शक्ल देखकर उसने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने अपना और मनाली का खाना हॉल में टेबल पर लगाया और फिर दोनों ने साथ में बैठकर डिनर उसी कमरे में किया। मनाली ने आदित्य की खिचड़ी की तारीफ की और आदित्य ब्लश करने लगा, लेकिन कहीं पर भी ना तो कल रात की लड़ाई की कोई बात थी और ना ही दिन की कोई बात आई थी। और आदित्य को पता था कि मनाली को दिन की कोई भी बात याद नहीं, इसलिए उसने उस टॉपिक को नहीं छेड़ा और बस मोमेंट को एंजॉय करता रहा। उस टाइम पर आदित्य को पता था कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो इस तरीके के मोमेंट्स तब तक सही से एंजॉय नहीं कर पाएगा जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं कर लेता। दोनों ने डिनर खत्म किया और फिर